हेलो एवरीवन। तो हम आज से नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि कक्षा 6 की एनसीईआरटी जो हमारी निःशुल्क की एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान मतलब कि सोशल साइंस, जिसका तात्पर्य है भूगोल। जिसमें कि हम क्या है, इसमें पृथ्वी और हमारा आवास, जिसमें आज हम चैप्टर फर्स्ट ही कंप्लीट कर पाएंगे। मैं सुनील अहरवाल। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आज पृथ्वी और आवास कक्षा 6 के लिए भूगोल की एनसीईआरटी है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट क्या है, सौरमंडल में पृथ्वी, और जिसको हम चैप्टर सेकंड तो आज नहीं कर पाएंगे, चैप्टर फर्स्ट ही कंप्लीट करेंगे। तो इसमें देखते हैं, पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से पढ़ना है हमको। इसमें से हमको फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी, सेकंड क्या है ग्लोब में मतलब कि अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी की गतियां के बारे में पढ़ना, फिर मानचित्र के बारे में भी पढ़ना है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ना मतलब कि पृथ्वी में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, और फिर सातवां इसमें हमारा देश मतलब भारत के बारे में भी पढ़ना है। आठवां चैप्टर इसमें भारत में क्या है, जलवायु किस प्रकार है, वनस्पति हैं और वन्यजीव प्राणी मतलब कि ये सभी जीव जंतु, जलवायु, ये सभी वनस्पति, ये सभी भारत में किस तरह से रहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसमें से देखते हैं कि सौरमंडल में पृथ्वी मतलब कि सूर्य है, ये सौरमंडल सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसे सौरमंडल के बारे में आज हम जो सूर्य जो है पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत आज देखते हैं हम कि तो इसमें मतलब सूर्यास्त के बाद प्रकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। इसमें इस लाइन का कहने का मतलब यह है कि जब सूर्य जब अस्त होता है तो उसको देखने के बाद कितना अच्छा लगता है, मतलब कि सूर्य डूब जाता है, सूर्य डूबने के बाद फिर रात में क्या रात्रि होती है, रात्रि में क्या होता है, आसमान में जो चमकते तारे हैं, चंद्रमा के साथ जो तारे चिमकते हैं, तो बहुत अधिक दृश्य इसका बहुत लुभावना या सुंदर होता है, जिसमें असंख्य तारे होते हैं, मतलब कि जिनको तारे को हम गिन नहीं सकते, उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। जो पृथ्वी का संपूर्ण पृथ्वी जो आकाश जो होते हैं छोटे छोटे तारे के रूप में, इस प्रकार ये चमकते रहते हैं, आकाश में ये चमकते रहते हैं, जो चमकीली वस्तु की तरह दिखाई देते हैं। जब हम रात में जब तारे को देखते हैं तो वह बहुत ही आकर्षक और मन लुभावना दिखाई देते हैं, जो इसमें कि असंख्य मतलब जिनको गिना नहीं जाता, इस प्रकार के उसमें तारे टिमटिमाते रहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि किसी चमकीली वस्तु के साथ लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखा जाता है, मतलब जब तारे चमकते हैं उसी समय चंद्रमा के साथ साथ जब तारे को देखते हैं, वो अलग अलग प्रकार में अलग अलग समय में लेकिन इस स्थितियां को दिखाई देते हैं, मतलब कि जो अलग अलग स्थितियां उनको किस प्रकार से वह दर्शाते हैं। जब पूर्ण चंद्रमा लगभग 1 महीने के बाद में देखा जाता है, इस लाइन का कहने का तात्पर्य है, जब पूर्ण चंद्रमा जो होता है ना, वह जब 1 महीने के बाद दिखाई दे सकता है, मतलब कि 1 महीना के बाद ही दिखाई देता। फिर इसमें क्या है कि चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा जो कि हर चंद्रमा रात जो होती, चंद्रमा वाली रात को क्या होता है, पूर्णिमा होता है, और वह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। चंद्र 15 दिन के बाद जब इसे नहीं देखा जाता है तो यह चंद्रमा रात्रि या अमावस्या होती है। जब 15 दिन जैसे 15 दिन होते हैं, जब 15 दिन के बाद जब चंद्रमा जो वह रात्रि में नहीं दिखाई देता है, तो उस समय क्या होता है, उस समय क्या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ, जो कि जब चंद्रमा होता है तो उस समय रात में क्या होता है, आकाश में पूरा अंधेरा छाया रहता है,
आकाश में पूरा अंधेरा छाया रहता है। इस समय आसमान साफ व आसमान अवलोकन को अच्छी तरह से हम इसका अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें फिर दिया है कि आओ कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता हो कि टार्च या सदा कागज की पेंसिल के समान, तो इस तरह से वो है, इसको इस प्रकार से रखा जाता है। जब टार्च को कांच या चारों में के बीच में रखा जाता है तो उसमें कागज के टुकड़े में सुई के जैसी छोटी छोटी छेद कर सकते हैं। तो फिर इसमें आप कागज के एक छिद्रित वृत्तीय आकार की कांच के सामने की तरफ रखें और टार्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबड़ बैंड से कस लगा दें, इसमें रबड़ कस के लगा दें। फिर ध्यान रखें कि टार्च के स्विच कागज से बाहर रहें और अंधेरे कमरे में सदी की दीवार के बीच में मुंह करके वह टार्च को लेकर दूसरी तरफ बत्तियां को बुझा दें। फिर इसमें रोशनियां आकाश के समान दिखाई देती है। फिर आप इसमें दुर्बल प्रकाश में अनेक बिंदु को देखेंगे, जिस प्रकार बिल्कुल वैसे ही दिखाई देती हैं जैसे कि आप देखेंगे कि प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाते हैं। मतलब उसमें जब प्रकाश पड़ता है, प्रकाश में जो बिंदु दिखाई देते हैं वह क्या होते हैं, उस समय वो क्या होते हैं, अदृश्य, मतलब कि दिखाई नहीं देते हैं। आप इसकी तुलना में अमावस्या को कर सकते हैं। जैसे कि अमावस्या होती है उस समय भी देखोगे कि आप आकाश में जब रात्रि होती है तो उस समय क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है तो क्या पूरा आकाश में अंधेरा छाया रहता है। इसका उदाहरण इस प्रकार से दर्शाया जाता है। जो आसमान के समान आसमान में चमकाने वाली तारे जो कि सूर्योदय के बाद ही अदृश्य हो जाते हैं। फिर इस लाइन में कहना है कि आपको इस बात से आश्चर्य नहीं होता है कि दिन के समय में चंद्रमा और रात्रि में छोटी चमकीली वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती। इसका तात्पर्य है, आश्चर्य यह नहीं है कि हम दिन के समय में चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। क्योंकि दिन के समय में इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि दिन में क्या होता है, सूर्य रहता है, इसी कारण वह छोटी छोटी असंख्य जो तारे रहते हैं वह दिन में नहीं दिखाई देते क्योंकि सूर्य की रोशनी इतनी तेज रहती है कि उनको देख पाना नामुमकिन होता है। और अब जब रात्रि में उसी टाइम में देखें आपके चंद्रमा का जो अधिकांश भाग रहता, चंद्रमा जो होता है वह रोशनी सूर्य की रोशनी से बराबर होती है परंतु उतनी ज़्यादा तेज रोशनी नहीं होती, जिसके कारण रात में जो तारे रहते वह आसानी से दिखाई देते हैं। तो फिर इसमें आप देख सकते हैं कि रात के समय में चमकते हुए अग्निपथ तारे समान दिखाई देते क्योंकि रात में हम जब तारे को देखते हैं तो आँखों पे उतना ज़्यादा बल नहीं पड़ता। और यदि उसी टाइम हम सूर्य को देखें, उसी टाइम जब सूर्य को देखते हैं तो सूर्य में भी आँखों से देखते हैं तो जब आँखों में सूर्य की रोशनी पड़ती है तो रोशनी में थोड़ी सी जलन महसूस होती है। इसी वजह से क्या होता है कि दिन में हम इन तारों को नहीं देख पाते और रात्रि में आसानी से चंद्रमा के साथ तारे को देख सकते हैं, जिसमें और महसूस भी नहीं कर पाते हैं। इसमें ऊष्मा प्रकाश का महसूस नहीं होता, मतलब कि रोशनी आंखों पे नहीं पड़ती, तो अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। यह अदृश्य ध्यान देना होगा कि कुछ दूरी को देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं परंतु अत्यधिक ऊंचाई पर हवाई जहाज पर कितना छोटा दिखाई देता है। जब हम नीचे से ऊपर हवाई जहाज में बैठ के जाते हैं तो जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो नीचे की चीज़ें वस्तुएं जो होती है बहुत ही छोटी आकार में दिखाई पड़ती है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा भी, तारे भी असंख्य होते हैं, छोटे दूर से देखने पर छोटे दिखाई देते, जब उनको पास में जाके देखेंगे तो बहुत बड़े दिखाई देते हैं। इसी प्रकार आप रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृति को भी देख सकते हैं, जैसे नक्षत्र मंडल कहते हैं, जो कि तारे जो होते हैं आसमान में विभिन्न प्रकार की आकृति बनाते हैं। वो एक असंख्य या गुच्छों के रूप में भी दिखाई देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। आश्चर्य मेजर या बिग बियर में इसी प्रकार के नक्षत्र होते हैं। कौन से? आर्सा मेजर में इस प्रकार के बिग मियर इसी प्रकार के होते हैं, नक्षत्र मंडल होते हैं। जैसे कि सप्तऋषि 7 तारों का समूह आप इसमें देख सकते हैं कि
1 2 3 4 5 6 7, इन्हें क्या कहते हैं? सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सप्तऋषि तारामंडल बोलते हैं। जैसे कि इसमें है जो कि नक्षत्र में आश्या मेजर का भाग होता है, इसी नक्षत्र में क्या कौन सा भाग होता है? आश्या मेजर का भाग होता है, जो कि आपने परिवार के पड़ोस में किसी भी व्यक्ति को के कहिए या उनसे आसमान में अधिक तारों के ग्रहों का या नक्षत्र में दिखाई पड़ते हैं। फिर प्राचीन समय में लोग रात्रि में की दिशा में क्या करते थे? वह निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। मतलब कि जो दिनों का रात्रि का निर्धारण किस आधार पर करते थे? वो रात्रि के आधार पर, तारों के आधार पर इसके निर्धारण करते थे। और फिर इसमें उत्तर दिशा में बताता है कि ध्रुव का तारा भी दिखाई जाता, मतलब कि उत्तर दिशा में जो कौन सा तारा दिखता है? उत्तर दिशा में आप देखोगे ध्रुव का तारा दिखता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस दिशा में कौन सा तारा दिखता है? इस दिशा में आप देखेंगे तो ध्रुव तारा दिखता है। उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। जब हम इनको अक्षांशीय और देशांतर पढ़ेंगे ना, जब उस टाइम पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, फिर उस टाइम पे देख लेंगे। फिर आप देख सकते हैं इसी के आधार पर सप्तऋषि तारामंडल का संकेत के साथ तारों के आपस में मिलते हैं। फिर काल्पनिक रेखा जो होती है, काल्पनिक रेखा खींची जाए। कहने का तात्पर्य है कि ये हमारी ये पृथ्वी है, इसके हॉरिजॉन्टल पर ये रेखा इस प्रकार की ये देशांतर रेखा है, ये इनको देशांतर रेखा कहते हैं और इनको अक्षांशी रेखाएं बोलते हैं। इस प्रकार इनकी काल्पनिक रेखा खींची जाती है। तो फिर आप देखेंगे कि इसमें की कुछ खगोलीय पिंडों में अपना आकाश जो अपना प्रकाश है एवं ऊष्मा नहीं होते। जैसे कि आप देखेंगे कि ये खगोलीय पिंड छोटे छोटे बड़े बड़े खगोलीय पिंड होते हैं, उनका खुद का प्रकाश नहीं होता, बल्कि इनमें दूसरी ऊष्मा के प्रकाश नहीं होता जो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। दूसरे के प्रकाश या तारों के प्रकाश से वो क्या होते हैं? प्रकाशित या अपना उज्ज्वलित होते हैं। जैसे उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पिंड कहा जाता है। मतलब जो दूसरी के प्रकाश के द्वारा ही चमकते हैं उनको क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। तो इस प्रकार आप अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्लैनेट। तो आप देखेंगे कि ग्रीक भाषा में इसमें प्लेनेटाइट या शब्द से भी बना है। कौन सा शब्द से? प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कि भ्रामिक, अर्थात जो चारों ओर घूमने वाला। जिसका अर्थ क्या होता? जो पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला, उसे भ्रमित कहते हैं। जिसका अर्थ यह भ्रमिक होता है, परंतु यह हम जिस पर हम रहते हैं ये वह एक ग्रह, मतलब कि जिस पर हम रहते हैं, हम किस में रहते हैं? पृथ्वी में रहते। पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। कौन? पृथ्वी जो होती है वह संपूर्ण प्रकाश और ऊर्जा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी सबसे अधिक नज़दीकी है किसके? सूर्य के सबसे पास में कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी में बहुत अधिक दूरी है, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती। मतलब कि यह कहने के यह तात्पर्य है कि जैसे चंद्रमा भी चमकता है, उसी प्रकार सूर्य के प्रकाश जैसे पृथ्वी पर पड़ती, पृथ्वी क्या होती है? वह चमकती है। तो आप कुछ देख सकते हैं बृहस्पति, और इसमें क्या है? बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर एक छल्ले के आकार की ये छल्ले की पृथ्वी ये असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां होती है, जिसमें कि पृथ्वी से इन छल्लों की क्या होती है? शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, क्योंकि इनके खुले नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो आप इसमें इस चित्र में भी देख सकते हैं कि किस तरह से इनके बारे में दर्शाया गया है। आप देखेंगे कि ये इनको कौन कौन से तारे हैं। यह कौन सा तारा है? पृथ्वी है। ये क्या है? शनि है। ये क्या है? बृहस्पति है। फिर इसके बाद यहाँ पर भी क्या देखोगे आप? पृथ्वी मिलेगा, फिर बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है, ये बुध है, ये वाला बुध है, और यहाँ पर भी बुध है। ये सूर्य की रोशनी से किस प्रकार से ये प्रदर्शित होते हैं।
आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें नेपच्यून है। ये कौन सा है? ये हमारा नेपच्यून है, जिसमें कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की एक परिक्रमा 84 साल में सबसे पहले वह घूर्णन करते 17 घंटे और 14 मिनट। कितना टाइम लगता है इनको? 17 घंटे 14 मिनट। और फिर नेपच्यून किसको? यूरेनस को। फिर नेपच्यून को पृथ्वी के चारों ओर यह परिक्रमा जब करता है तो वह कितना 164 साल लग जाते। कितने साल लग जाते हैं? 164 साल। किसको? नेपच्यून को आने पर। यह घूर्णन कितने टाइम में करता है? 16 घंटे 7 मिनट में। वह चंद्रमा की एक संख्या 13 है। आप फिर देखेंगे इसमें कि बृहस्पति के बारे में पहले नंबर से देख लेते हैं ना हम। सबसे पहले हम देखते हैं बुध के बारे में। बुध क्या है? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा को कितने दिन में करता हुआ है? 88 दिन में। वह अपनी अक्ष में कितने? 59 दिन में। कौन? बुध। अब इसमें देखते हैं फिर शुक्र। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा काल कितने दिन का होता है? शुक्र जो है सूर्य के चक्कर लगाता है, यानी परिक्रमा करता है, तो वह कितने दिन का होता है? 255 दिन का होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर परिक्रमा। किसका? शुक्र का, जिसके अक्षांश कितने? 240 दिन, मतलब 243 दिन। फिर इसमें पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल कितने में करती है? 365 दिन लग जाता है। पृथ्वी को जब सूर्य का एक परिक्रमा करती है तो उसका कुल कितना टाइम लग जाता है? उसको कुल टाइम लगता है 365 दिन। और वह अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में करती। कौन? पृथ्वी। यह चंद्रमा की संख्या भी 1 है। अब देखेंगे मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है पृथ्वी की परिक्रमा कितने? 687 दिन में। कितने दिनों में? 687 दिनों में वह अपना घूर्णन अक्ष क्या करता है? पूर्ण करता है। कितने दिन में? 1 दिन में। चंद्रमा की संख्या 2 है। फिर इसके बाद देखते हैं हम बृहस्पति जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल कितना होता है? इसका कुल परिक्रमण काल होता है 11 साल 11 महीने और लगभग 12 साल के आसपास। यह घूर्णन 9 दिन में, 9 दिन 9 घंटे 56 मिनट में चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। अब फिर देखेंगे शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना होता है? इसका 29 साल 5 महीने। इसका शनि जो होता है सूर्य का परिक्रमा कितने सालों में लगाता है? कितने सालों में? वह 29 साल और 5 महीने में। अपने अक्ष पर घूर्णन, जैसे वो शनि है, अपने ही अक्ष पर घूर्णन कितना टाइम होता है उसका टाइम होता है 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। अब फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आगे हम देखेंगे कि क्या आप जानते हो कि पौराणिक रोमन कहानी, मतलब कि रोमन की जो सबसे पुरानी कहानियों में 100 साल में सूर्य देवता कहा जाता। 100 साल को क्या कहा जाता? रोमन की जो प्राचीन काल की जो कहानी है उनमें सूर्य को क्या कहा जाता था? सूर्य देवता कहा जाता। किसको? पौराणिक काल में किसको? सॉल को सूर्य देवता कहा जाता। किसको? सॉल को। किसमें? रोमन कहानियों में। तो इसका सौर शब्द का अर्थ है कि यह सूर्य से संबंधित है, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम भी कहा जाता है और इस शब्द का उपयोग सर्वाधिक लिखित है। तो फिर इसमें बृहस्पति शब्द की उत्पत्ति ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम भाषा में करते हैं, जैसे कि कर सकते हैं शब्दों को। हो सकता है कि उदाहरण के लिए ज्योग्राफी की एक अंग्रेजी शब्द जिसकी ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ पृथ्वी के विवरण या ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इस शब्द का अर्थ है कि पृथ्वी की ग्राफिया या का अर्थ लिखना। पृथ्वी के, जैसे कि शब्द के पृथ्वी में अधिक जाने ज्यों करें अपनी। लॉजी पृथ्वी का अध्ययन होता है। मैट्री यानी पृथ्वी का मापन होता है। और ऑइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप किस प्रकार से इनको मापा जाता है।
आप देखें कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा, मतलब कि जब आसमान में रात्रि के टाइम में देखोगे तो क्या दिखता है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है जो पृथ्वी के सहचर है। मतलब कि चंद्रमा जो होता है वह एक उपग्रह है और वह पृथ्वी का एक सहचर है जिसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? वह घूमता घूमता रहता है। इसका मतलब कि ये पृथ्वी है, इसके आसपास क्या करेगा? ये चंद्रमा घूमता रहेगा। चंद्रमा आज फिर ऐसी इस टाइप से चक्कर लगाता रहेगा। फिर पृथ्वी के समान 7 या अन्य ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं और उनके आसपास क्या होता है? चंद्रमा भी अपने पास में चंद्रमा भी है, अपने चंद्रमा भी। और फिर आप देखेंगे कि इसमें सौरमंडल क्या है? सूर्य के 8 ग्रह उपग्रह है। सौरमंडल में क्या है? सूर्य के 8 उपग्रह हैं। कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे कि क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे ग्रह, उल्का पिंड, जिनसे मिलकर क्या होता है? सौरमंडल का निर्माण होता है। सूर्य तो है, सूर्य के साथ 8 क्या है? उपग्रह है। कुछ खगोलीय पिंड भी हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह भी हैं, कुछ उल्का पिंड में है। ये सभी मिलके क्या क्या करते हैं? किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इससे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इससे क्या बोलते हैं हम? सौर परिवार। मतलब कि सभी ग्रह उपग्रह मिलके, उल्का पिंड मिलके किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल को ही हम क्या 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 कहते हैं? सौर परिवार के नाम से भी नाम देते हैं। मतलब ये सौर परिवार का ही नाम है, जिसका मुखिया कौन है? सबसे बड़ा सौर है। सौर मतलब कि सूर्य। अब देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल का केंद्र में स्थित है। मतलब कि सूर्य जो है सौरमंडल में केंद्र में, तो सबके बीच में स्थित है, जो सभी ग्रह उपग्रह को क्या करता है? प्रकाशित करता है। जो एक क्या है? अत्यधिक गैसों से बना। मतलब कि सूर्य जो है उसमें बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है, जिसका खिंचाव जैसे सौरमंडल को पृथ्वी पर बांधे रखता है। सौरमंडल क्या होता है? वह पृथ्वी को इस तरह से उनको बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल का एक प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है पूरी दुनिया ने पूरी पृथ्वी में प्रकाश या पूरे सभी ग्रह उपग्रह के लिए सूर्य क्या है? प्रकाश का एक मुख्य स्रोत है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही सभी ग्रह उपग्रह क्या होते हैं? वह प्रकाशित होते हैं, जो एक महत्वपूर्ण संसाधन या स्रोतों के रूप में है। कौन? सूर्य है। लेकिन अत्यधिक तेज ऊष्मा महसूस नहीं होती। किसमें? सूर्य की जो रोशनी है वह अत्यधिक उज्ज्वलित यानी बहुत तेजी से होती है, जिसमें महसूस नहीं होता, क्योंकि यह नज़दीकी का तारा होने के बावजूद इसमें बहुत दूरी है। सूर्य से पृथ्वी लगभग कितनी? 115 किलोमीटर दूर है। कितनी? 1515 करोड़ किलोमीटर। मतलब सूर्य जो है, सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यदि पास में रहती तो पृथ्वी पर जीव मुश्किल ही नहीं रह पाता, क्योंकि सूर्य के प्रकाश इतना तेज है कि वह पृथ्वी इतने पास में सहन ही नहीं कर पाएगी। इसी वजह से वह पृथ्वी कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। किससे? सूर्य से। फिर आप देखेंगे कि ग्रह सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। जो सौरमंडल है ना, सौरमंडल में 8 ग्रहों से मिलकर क्या बना है? सौरमंडल बना, जिसमें कि सूर्य से पृथ्वी के अनुसार इसमें आप फर्स्ट में देखेंगे कि बुध मिलेगा, सेकंड में शुक्र मिलेगा, थर्ड में पृथ्वी है, फोर्थ में मंगल है, फिफ्थ में बृहस्पति है, सिक्स्थ में शनि है, 7 में यूरेनस है और 8 में नेपच्यून है। 8वां नंबर में कौन है? नेपच्यून है। जैसे कि माई वेरी एफिशिएंसी मदर जस्ट सर्विस यूटेंस। अब जैसे कि सूर्य के सभी 8 ग्रह निश्चित पर सूर्य की परिक्रमा या सूर्य की चक्कर लगाते हैं, जो कि सभी 8 ग्रह जो होते हैं वह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार
अक्ष में फैले हुए रहते हैं, जिनकी कक्षा कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कक्ष। जिसमें सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह? सबसे नज़दीक में आपको देखने को मिलेगा बुध ग्रह, जो सबसे नज़दीक है। कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाने में बुध ग्रह को अपने कक्षा में चक्कर लगाने के लिए कुल कितना समय लगता है? केवल 88 दिन लगते हैं। और शुक्र और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना। शुक्र को पृथ्वी का कौन सा ग्रह माना जाता है? जुड़वा ग्रह। आपसे यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है? तो इसका जवाब होगा कि शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति क्या होती है? पृथ्वी के समान होती है। क्योंकि शुक्र की आकार एवं संरचना किसके समान है? पृथ्वी के समान है। आप देखेंगे कि अभी तक प्लूटो भी इस ग्रह को माना। किसने? प्लूटो ने भी इसे क्या माना? ग्रह माना। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन में अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए जो खगोलीय पिंड हैं उनमें क्या है? सीरस या प्लूटो बोनो ग्रह भी कहा जाता है। सीरस को क्या कहा जाता है? प्लूटो या बोनो ग्रह। आप फिर देखेंगे कि इसमें हम पृथ्वी के बारे में क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। पृथ्वी जो है सूर्य के हिसाब से पृथ्वी कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। आकार में यह कौन से नंबर में? 5वें नंबर पे। पृथ्वी, आपसे यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि पृथ्वी आकार में कौन से नंबर पे है? तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी आकार में 5वें नंबर पे है। और पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से कौन से नंबर में कौन सा ग्रह है? तो है पृथ्वी सूर्य के हिसाब से कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर का ग्रह है। और ये आकार में 5वें नंबर का। यहाँ पर थोड़ी सी चपटी है। यही कारण है कि यह पृथ्वी के आकार में भू आव कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार वैसा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? भू आव कहा जाता है। भू आव का अर्थ है कि पृथ्वी का सामान्य। भू आव का अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी का सामान्य आकार, जो एक समान में पूर्ण तरह से क्या है? गोल रूप में है। कौन? पृथ्वी। तो फिर आप पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल किसमें है? पृथ्वी। बाकी सभी ग्रहों में नहीं है। चंद्रमा में थोड़ी बहुत हो सकता है, परंतु पृथ्वी के अलावा और कहीं पर सबसे अधिक जीवन व्यतीत करना आसान है। बाकी ग्रहों पे मुश्किल है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। बाकी ग्रहों में जाके देखोगे आप तो कहीं ठंडा है, कहीं गर्मी है। इसी वजह से पृथ्वी पर ना तो गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, ना ही ठंडी ज़्यादा महसूस होती है। पानी एवं वायु उपस्थित है। बाकी ग्रहों की अपेक्षा इस ग्रह में पृथ्वी ग्रह जो है, जिसमें कि पानी, वायु सभी प्रकार के मौजूद तत्व उपस्थित हैं, इस वजह जीवन के लिए आवश्यक है। वायु के जीवन में आवश्यक जैसी गैसों के सबसे मौजूदगी है कौन? ऑक्सीजन। इन कारण से पृथ्वी का सौरमंडल सबसे अद्भुत ग्रह है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पृथ्वी जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होने की वजह से इसमें जीवन संभव है। किस ग्रह में? पृथ्वी पे। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई। जब अंतरिक्ष हम ऊपर अंतरिक्ष से देखते हैं ना, तो पृथ्वी क्या है? वह एक नीली दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 भाग पर पानी है। वह 2/3 भाग पर क्या है? पानी है। 1/3 भाग पर क्या है? जीवन है, जिस पर की पृथ्वी है, जिस पर जीवन ही संभव है। क्या आप जानते हो कि पृथ्वी का आकाश लगभग 30 लाख वर्ष किलोमीटर के सेकंड प्रति के नीति के बावजूद भी इसमें क्या है? पृथ्वी के पहुंचने को लगभग कितने सूर्य को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए लगभग कितना टाइम लगता है? 8 मिनट का टाइम लगता है। अप्रोचक तत्व नील आर्मस्ट्रांग ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को इस सतह में सबसे पहले क्या चंद्रमा पर कदम रखा था। किसने? नील आर्मस्ट्रांग ने। तो फिर आप देखेंगे चंद्रमा। अब बात करते हैं हम कि चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह, वो कौन सा है? चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी का केवल 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का केवल 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता क्योंकि यह हमारे ग्रह
के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। कौन सा ग्रह है? चंद्रमा। चंद्रमा अंतरिक्ष से ले लिया गया चंद्रमा का एक दृश्य है, जिसमें कि आप देखेंगे 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन? चंद्रमा। यह पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं इस प्रकार से आप। फिर इसमें दिया गया है कि उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसकी चक्कर लगाता है, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। कौन? सभी ग्रह। और फिर मानव निर्मित यह कुछ कृत्रिम पिंड है जिसमें वैज्ञानिकों ने द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग आप ब्रह्मांड में बहुत सारे आप इनको देख सकते हैं। रॉकेट के समान क्या है? छोटे छोटे रॉकेट जो पृथ्वी पर गिरना है, रॉकेट का प्रक्षेपण किस प्रकार से किया जाता है, ये उपग्रह पर प्रवेश करने का सैटेलाइट है। फिर आप देखेंगे कि इसमें कि पृथ्वी के चक्कर लगाते कि कम से लगभग 27 दिन पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना दिन पूरा? जो चंद्रमा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास जब चंद्रमा घूमता है तो उसको कितना दिन लगता है? उसको कुल मिलाकर 27 दिन का पूरा समय लगता है। इस वजह से वह अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा भी कर लेता है। कौन? चंद्रमा। इसके परिणाम स्वरूप आप देखोगे चंद्रमा में केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का केवल क्या है? एक ही भाग दिखाई देता है, बाकी भाग नहीं दिखाई देता। चंद्रमा की परिस्थिति पर जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर जीवन के रहना मुश्किल है। अनुकूल नहीं है क्योंकि वहाँ पर ना तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, ना ही पानी की। सतह पर्वत या मैदानी भाग पर जिसमें कि गड्ढे चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, जिसके गड्ढे जो है चंद्रमा की सतह पर क्या बनाते हैं? वह छाया बनाती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया भी देखी जा सकती है। किसकी? चंद्रमा की। इस प्रकार से ये चंद्रमा का ग्रह हुआ। तो फिर अब देखते हैं हम कौन सा ग्रह है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? यह एक तारों, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड है। क्षुद्र ग्रह क्या है? ये तारे हैं, उपग्रह हैं, इनकी एक छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं? असंख्य पिंडों का से मिलकर, जिसमें चारों ओर चक्कर क्या छोटे मोटे पिंड आपस में मिलकर क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं या चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाएं के बीच में पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे पिंड जो होते हैं ना, वह मंगल और बृहस्पति की कक्षाएं जो होती है उनमें के बीचों बीच में रहते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के कुछ ही भाग है जो कि पृथ्वी के सबसे पहले विस्फोट के रूप में टूट टूट कर अलग हो गए। कौन? क्षुद्र ग्रह। अब फिर इसके बाद देखते हैं कि उल्का पिंड। उल्का पिंड में देखेंगे कि क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पृथ्वी की सेम कहानी वही है जैसे सूर्य है। ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे उल्का पिंड है जो कि इसके सूर्य की चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। फिर कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के नज़दीक भी आ जाते हैं, जिसके कारण जो है पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। जैसे कि जिस उल्का पिंड जो होते हैं, कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती रहती है, तो कभी कभी ये उसमें आकर वो है पृथ्वी पर टकरा जाते हैं, जिसके कारण कि वह गिरने के आसार प्रतीत होते हैं। इस वजह से वह उत्पन्न या गिरते हुए दिखाई देते हैं। तो फिर देखोगे आपकी पृथ्वी के आपस की ओर क्या होते हैं? वह चौड़ीदार सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते भी दिखाई देते हैं, जो कि लाखों तारों का एक असंख्य समूह होता है। इसमें कि आपको आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं, यह सौरमंडल का आकाशगंगा का भाग है, जो सौरमंडल के प्राचीनतम है, जिसकी आकाशगंगा एक भाग है जो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश के प्रकाश में एक बहती हुई नदी के समान दिखाई देती है। जैसे आकाश की जो प्रतीत इसकी उज्ज्वल जो यानी कि प्रकाश होता है ना, वह एक क्या होता है? एक आकाश में बहती हुई नदी के समान दिखाई देते हैं। जिससे आकाशगंगा जो करोड़ों लाखों बादलों के समान गैसों क्या होती है, इसमें एक प्रणाली है जो कि आकाश में के इस प्रकार से वह लाखों वर्षों तक प्रज्वलित होती रहती है। तो फिर इसमें देखते हैं कि आकाशगंगा और उल्का पिंड का निर्माण किस प्रकार करती है। विशालतम कल्पना की रचना कठिन है। क्या? अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में पता नहीं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी
अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। कौन? वैज्ञानिक। आकाश के संबंध में आकाश है, आकाश के संबंध में अभी भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी यह हम जानते हैं कि इसी तरह ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ये देख लीजिएगा, पृथ्वी है, सौरमंडल है, आकाशगंगा है, फिर क्या है? ब्रह्मांड है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? तो आप पृथ्वी पर आशा तथा पृथ्वी के सौरमंडल का एक भाग है, जो हमारा सौरमंडल में आकाशगंगा या मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भाग है जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो ब्रह्मांड में जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, इसके विचार कीजिए तथा इसमें कुछ लाखों आकाशगंगा हैं जो मौजूद है। इस प्रकार से वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। फिर इसके अभ्यास में हम देखते हैं कि कुछ अभ्यास के दिए गए हैं इसके बारे में। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रह क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, इसके बारे में बताना है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? छोटे छोटे उपग्रहों का एक समूह क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। सूर्य के चारों ओर अपनी सभी ग्रहों के नाम लिखिए, मतलब कि जो सबसे बड़ा है, सबसे जी 8 ग्रहों के नाम लिखना है इसमें। और फिर पृथ्वी का एक अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जीवन संभव है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? अद्भुत ग्रह कहा जाता है। किसको? पृथ्वी पर, जिसमें कि ऑक्सीजन और जल, पानी, वायु सभी प्रकार की इसमें गैसें या संसाधन उपलब्ध है। किसमें? पृथ्वी पर। हम हमेशा चंद्रमा का ही एक भाग क्यों देखते हैं? क्योंकि इसका कारण यह है कि वह चंद्रमा अधिकांश भाग से ढका रहता है, उसका सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। ब्रह्मांड क्या है, इसके बारे में बताना है। फिर इसमें देख लीजिएगा किस तरह पृथ्वी के जुड़वा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को किस ग्रह को जुड़वा के नाम से जाना जाता है? आपको पता है, शुक्र को ही जाना जाता है। सूर्य के तीसरे तथा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? आपको तो पता है, तीसरे नंबर में कौन सा है? पृथ्वी है। तो फिर इस तरह से और ये है दीर्घकार चक्कर लगाते हुए आयताकार, इसके बारे में बतलाना। पृथ्वी ध्रुव तारे को किस प्रकार का ज्ञान है? दक्षिणी उत्तरी ध्रुव तारे किस दिशा में होते? ध्रुव तारे हमेशा कौन सी दिशा में होते? उत्तर दिशा में। शुद्ध ग्रह कक्षा के बीच में पाए जाते हैं, कौन कौन से? इसके बारे में बताना। फिर खालिस्तान का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप का निर्माण करता है, उसे खालिस्तान कहते हैं। तारों का एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? खालिस्तान को सबसे नजदीकी करीब से कौन देखते हैं? इसके बारे में लिखना है। फिर सौरमंडल का एक चार्ट तैयार करें। छुट्टियों का मैं एक तारा एक जाकर देखें और वहां पर अपने अनुभव का कक्षा बताएं, और पृथ्वी का एवं सौरमंडल की एकत्रित के बारे में आयोजन कीजिएगा। फिर इस तरह से इसमें क्या हुआ कि पृथ्वी के सूर्य या सूरज कहा जाता है। यह हमारी पृथ्वी के बारे में नामों एवं उसके पता के बारे में निश्चित के पड़ोसियों के बारे में दर्शाया गया है। जैसे कि आप इस कक्षा में देख सकते हैं कि कौन कौन से तारे हैं। प्लेटिनम है, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसके हिसाब से 5वें नंबर पर। फिर क्या? मार्स है, फिर बृहस्पति है, फिर क्या? शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। इस तरह से उनके बारे में दर्शाया गया। तो दोस्तों, आज हुआ हमारा क्या चैप्टर, इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर हम तो इस तरह से हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो फिर हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि चैप्टर 2 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे कि अक्षांशीय और देशांती रेखाएं क्या हैं। इसके बारे में हम चैप्टर 2 में देखेंगे। यदि आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ चैनल का बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। और थैंक यू। जय हिंद।